एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई युवा चेहरों पर दांव लगाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं, उनके कहने पर भारतीय जनता पार्टी ने कई युवाओं को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्याशी भी बनाया। मुख्यमंत्री धामी ने कई युवाओं पर भरोसा किया है। राजधानी देहरादून में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे सौरभ थपलियाल और हल्द्वानी में पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट पर दांव लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरकाशी से नगर पालिका अध्यक्ष किशोर भट्ट बागेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं। वहीं सुरेश खेतवाल सभी युवा चेहरों के रूप में जाने जाते हैं। इन सभी पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया और उनको उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे सीएम पुष्कर सिंह धामी का भरोसा जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर कहा है कि युवाओं पर जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग लंबे समय से पार्टी की भी सेवा कर रहे हैं और जनहित के कार्यों में भी लगे हुए हैं। हमारी पार्टी चूंकि एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की, जनता की, सबकी एक जो रायशुमारी बनती है देश काल परिस्थिति के अनुरूप, जो भी जहाँ पर उपयुक्त होता है उसको, चूंकि एक बड़ी लाइन चुनाव में खड़े होने वालों की थी और सभी योग्य भी थे, लेकिन चूंकि एक ही के पक्ष में फैसला हो सकता था, एक ही को कैंडिडेट बनाया जा सकता था, तो जहाँ से भी अच्छा आया है उनको कैंडिडेट बनाया गया है। प्रदेश का आबकारी विभाग इस वर्ष सरकार की ओर से निर्धारित राजस्व लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगा। प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4,440 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आबकारी विभाग के लिए निर्धारित किया है। बता दें कि आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि राजस्व लक्ष्य में पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 200 करोड़ रुपए ज्यादा रखे गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। आबकारी विभाग का जो राजस्व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वो इस वर्ष 4,440 करोड़ का है हमारा वर्ष 2024-25 के लिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए सभी हमारा आबकारी विभाग का सारे अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो हमारा दिसंबर एंड के लिहाज से जो वसूली का हमारा लक्ष्य, वो उससे पिछले साल जो आया था उससे लगभग 200 करोड़ रुपये ज़्यादा है, जिससे स्पष्ट है कि हम इस वर्ष के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे और आने वाले वर्ष के लिए जो राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा उसके लिए भी रणनीति बनाकर उसको प्राप्त करने की कार्रवाई। वहीं चमोली के गमशाली गांव में बर्फबारी के चलते फंसे ऋषिकेश के 4 पर्यटकों को प्रशासन की ओर से रेस्क्यू किया जा रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि गमशाली में फंसे सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। पर्यटकों को घाटी में तैनात आईटीबीपी और बीआरओ की ओर से सभी प्रकार की मदद दी जा रही है। चारों पर्यटकों को मलारी लाया जा रहा है, जबकि उनके वाहनों को सड़क मार्ग से बर्फ हटाने के बाद घाटी से निकाला जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यटक प्रशासन को सूचना दिए बिना घाटी घूमने गए थे। उन्होंने जनपद में आने वाले पर्यटकों से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने से पूर्व प्रशासन को सूचना अवश्य देने और प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का ध्यान रखने की बात कही है। 27 दिसंबर को ऋषिकेश के कुछ पर्यटक मलारी के पास बर्फबारी में गाड़ी के साथ फंस गए थे और चूंकि वो नीति घाटी की तरफ जा रहे थे और प्रशासन को बिना सूचना के, बिना किसी अनुमति के वो जा रहे थे। हालांकि मलारी में और गमशाली में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समय समय पे मौसम के फोरकास्ट भी जारी किए गए थे और उसके बाद वो पर्यटक वहाँ बर्फबारी में फंसे थे, जिनको लोकल लेवल पर आईटीबीपी और बीआरओ ने अकोमोडेशन और फूड का सहयोग दिया है। और क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी तो रास्ता खोलने में समय लग रहा था। आज वही पर्यटक मलारी की तरफ पहुंचने वाले हैं और उनकी गाड़ी को बाद में रेस्क्यू किया जाएगा जब पूरी बर्फ़ वहां हट जाएगी। और मलारी आने के बाद उनको, पर्यटकों को जो भी आवश्यक सहयोग होगा वो प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल सभी पर्यटक सुरक्षित हैं और सभी पर्यटकों से अनुरोध भी है कि जब भी वो कुछ हिमालयी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं तो वेदर फोरकास्ट को देखते हुए ही ट्रेवल करें, अन्यथा अनावश्यक परेशानी।
रामनगर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और क्षेत्रीय सांसद अनिल बलूनी ने नगर पालिका उम्मीदवार के लिए एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने की अपील की। उसके साथ ही उन्होंने भाजपा से बागी होकर नामांकन करने वाले 6 लोगों को मनाने को लेकर की वार्ता की है। साथ ही उन्होंने कहा कि रामनगर को वन जीव पर्यटन का जो क्षेत्र है उसकी जल्द राजधानी बनाने को लेकर भी कार्य किया जाएगा। आकलन है, जितनी हमारे पास इनपुट है, मैं इन सब के आधार पर आप लोगों से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव है इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से जीतने वाली है। पूरे प्रदेश से जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। हमारी लोकसभा में जिसमें कि दो नगर निगम भी हैं, वहां से भी जितना भी फीडबैक है उसके हिसाब से भी दोनों नगर निगम की सीट जीतने वाले हैं। साथ ही रामनगर में भी जो हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह से जीतने वाली है। रामनगर में भी हम लोग अच्छे खासे मतों का जीतेंगे। हमारी सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी हो रही है। कुछ जो रूठे हैं उनको भी मना रहे हैं, उनको भी मना लिया गया है लगभग। बहुत जल्दी इसकी जानकारी आप लोगों को भी हम लोग दे देंगे। हम लोग रामनगर को शुरू से कहते रहे हैं कि हम लोग पूरे विश्व के जो वन्य जीव पर्यटन है उसकी राजधानी बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में बहुत सारे काम रामनगर में किए जाने हैं। अगर यहाँ नगर पालिका में भी हमारा बहुमत रहेगा तो निश्चित। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन वापस होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने रूठों को नामांकन वापस करवाने में लगी है। इसकी जिम्मेदारी संगठन से जुड़े लोगों के साथ साथ स्थानीय विधायकों और कैबिनेट मंत्री को दी गई थी। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी जगह से ऐसे संदेश आ रहे हैं कि जिन लोगों ने पार्टी से नाराज होकर अपना नामांकन करवाया था वो सब लोग आज नामांकन वापस ले लेंगे। उम्मीद यही है कि ज्यादातर ऐसे लोग नामांकन वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने नामांकन किया था। कल उनसे मुलाकात की गई है। उनसे बिना शर्त नाम वापसी लेने को कहा गया है और अब उनकी मर्जी है वो नाम वापस लेते हैं या फिर नहीं। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि जो लोग पार्टी के खिलाफ जाएंगे उनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। देखिए, मुझे बताते खुशी है कि जो संकेत हमको प्राप्त हो रहे हैं लगभग भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो इच्छुक थे टिकट के, लेकिन टिकट का निर्णय नहीं हुआ। मैंने हमारे संगठन से भी कार्यकर्ताओं से वार्ता की है और सायंकाल तक स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। हमारी कोशिश है कि लगभग सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों के पक्ष में सब लोग नामांकन वापस ले लें और उसके परिणाम से आज सायंकाल तक आ जाएंगे। अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार है कि लगभग कल 25 की संख्या जो निकल कर आई थी वो ठीक उससे भी कम की स्थिति में हम कल तक ले आए थे। बातचीत हमारी हो चुकी थी। 8-10 लोगों के से हमारी आज वार्ता प्रातःकाल से चल रही है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सायंकाल तक संभवतः पहले 7% या 90% अधिक लोग अपना नाम वापस ले लेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं और राजकुमार ठुकराल भी पहले बीजेपी के विधायक रहे हैं। उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। अध्यक्ष होने के नाते उनके भाई का उनका नामांकन था। मुझे उचित लगा कि मैं उनसे वार्ता करूं और बिना शर्त वो अपना नामांकन वापस लें। उस समय आगे प्रगति हुई है। देखिए, वो वापस लेते नहीं लेते उनका नहीं, कोई कमिटमेंट पार्टी कर नहीं सकती है, क्योंकि वो विधायक के नाते उनका टिकट काटा था। उस पर निर्णय सेंटर ही उस पर निर्णय लेगा। हम लोग तो उनसे आग्रहपूर्वक आग्रह को कह सकते थे क्योंकि उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है और उनको अपना नामांकन वापस लेना चाहिए। देखिए, हमारे प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ने का अधिकार है और कहीं पर भी गलत होता है तो गलत को सुधारने का भी उत्तरदायी जनप्रतिनिधि नाते विधायक का रहता है। और विधायक जी ने कोई किसी बात को तार्किक आधार पर रखा है तो उसको मान लिया गया है। तो जो राज्य का निर्वाचन आयोग उसने उसमें निर्णय दिया है, उस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। यह हंगामा कर अपनी हार को पहले से प्रदर्शित करने का जो
उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मातृशक्ति पर अधिक भरोसा जताया है। महिलाओं के लिए आरक्षित 34 सीटों के साथ साथ 10 सामान्य सीटों पर भी महिला प्रत्याशियों पर दांव खेले हैं। इसके अलावा कुछ वार्ड में युवा और नए चेहरे को मैदान में उतारा गया। प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मातृशक्ति पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर बराबरी का अधिकार देने का काम किया है। प्रदेश सरकार ने भी आरक्षित सीटों के अलावा भी महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। मातृशक्ति निकाय चुनाव में भारी बहुमत के साथ परचम लहराने का काम करेगी। कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है और वही संकल्प पूरा करने के लिए उत्तराखंड के अंदर भी नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको मान और सम्मान और बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर के इतिहास रचने का काम किया, उसी प्रकार से राज्य में भी उत्तराखंड के क्योंकि नगर निकाय के चुनाव है तो यहाँ पर भी संगठन ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी सीटें आरक्षित थी उनके अलावा जो अतिरिक्त टिकट देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इससे हमारी महिलाएं और आगे बढ़ने का काम करेंगी, इस उत्तराखंड को चौमुखी और विकास देने का काम करेंगी, क्योंकि महिलाओं के अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी मातृ शक्ति है जो घर को भी संभाल सकती है और बाहर भी संभाल सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा भरोसा जताया है और महिलाएं दोनों तरफ से अपना काम करके लोगों के बीच में अपनी प्रतिभा का लोहा बना करके इतिहास रचने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे हमें गर्व होता है कि हमारी मातृशक्ति ने जिस प्रकार से इस उत्तराखंड को लेने का काम किया था, तो अब हमें कांग्रेस के मेयर पद प्रत्याशी संदीप सहगल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। संदीप सहगल ने भाजपा पर कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों को धमकाने का आरोप लगाया। रामनगर रोड स्थित अपने चुनाव कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब करते हुए संदीप सहगल ने आरोप लगाया कि जिन 40 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बैठने का प्रस्ताव रख रहे हैं। इस प्रस्ताव को ठुकरा दिए जाने पर उन्हें पैसे का लालच दिया गया है। जब वो पैसे से भी नहीं टूटे तो उनको डराया धमकाया जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल ने कहा कि इस बात को लेकर कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी उनसे मिले और अपनी पीड़ा बताई। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल ने कहा कि अब तक काशीपुर की जनता को भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का काम करती आई है, लेकिन जनता अब बखूबी जान चुकी है कि काशीपुर का विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। जनता को 10 वर्ष की मेंटली मैं परेशान हो रहा था कि मेरे बेचारे जो पार्षद जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं वो कल से बहुत बुरी उनकी मानसिक स्थिति थी। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूरी तरीके से दबाव बना रहे थे और कल से उनके ऊपर पहले उनको प्रेम से बताया जा रहा था, प्रेम से समझाया जा रहा था, उसके बाद उसको पैसे का लालच दिया जाने लग गया कि आपको हम 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। इतने पैसे देने के बाद जब जो व्यक्ति प्रेम से नहीं माना, पैसे से नहीं माना, तो उनको फिर डराया धमकाने जाने लगा। उनके घर में उनकी माताओं को और उनकी बहनों को और उनकी पत्नियों के बच्चों के बीच में जाके वो लोग कहने लगे कि यदि ये चुनाव लड़ेंगे तो कल को बहुत बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा, सरकार बीजेपी की चल रही है और ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों को कल इसका हर्जाना भुगतना पड़े। तो इस तरीके से दबाव में कल पार्षद लोग मेरे पास आए और बहुत परेशान थे। एक मोहल्ले में कल खुद भी मैं डोर टू डोर कन्विंसिंग कर रहा था, मेरे सामने उन लोगों के उन पार्षदों के पास फोन आने लगे और उनको बुरी तरह दबाव बनाने लगे। लेकिन जब आज मेरे पार्षद परेशान होने लगे और वो टूटने लग गए, हर एक आदमी का दबाव का एक स्तर होता है सहन करने का। कुछ लोग 100% दबाव सहन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग दबाव सहन नहीं कर पाते हैं। वो लोग जब परेशान होने लगे तो मुझे आप सबके समक्ष आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि जब आज काशीपुर की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो लोग आप आज किसी पावर में नहीं है, किसी उसमें नहीं है, वो लोग जब आज इतना दबाव एक आम आदमी के ऊपर बना सकते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि कल वो किस हद तक गुंडागर्दी करेंगे, किस हद तक गुंडागर्दी करेंगे। आम आदमी से वोट देने का राइट वो छीनना चाहते हैं, आम आदमी से चुनाव लड़ने का राइट वो छीनना चाहते हैं। तो जब आदमी के पास वोट देने के राइट खत्म हो जाएंगे, चुनाव लड़ने का राइट खत्म हो जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अपनी
हर्बर्टपुर से कांग्रेस की प्रत्याशी यामिनी रोहिला के नामांकन प्रक्रिया उसकी पूरी हो चुकी है और किसी एक व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, जिसको देखते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस चेयरमैन प्रत्याशी हर्बर्टपुर यामिनी रोहिला का नामांकन रद्द कर दिया। आपको बता दें कि ये प्रक्रिया पूरे दिन चली और भारी संख्या में पुलिस बल भी तहसील परिसर में मौजूद रहे, लेकिन रात्रि लगभग 8 बजे नामांकन रद्द होने की बात रिटर्निंग ऑफिसर ने कही। इसको देखते हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा दिखाई दिया। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात का कहना है कि प्रशासन सत्ता के दबाव में ये कार्य कर रहा है। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि वो इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय जाएंगे। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, उसे बार बार बुलाने पर भी वो मौके पर नहीं पहुंचा। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि ये काम सत्ता में बैठे सत्ताधारियों के इशारों पर प्रशासन दबाव में कर रहा है। तो मेरी जानकारी है अभी रिटर्निंग ऑफिसर अपना ऑर्डर डिक्टेट कर रहे हैं जी। जब तक वो ऑर्डर हम ना देख लें, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने क्या निर्णय लिया। मैं उनके विवेक को कोई चैलेंज नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसका दबाव इनके ऊपर है? दबाव इसलिए कि जो शिकायत करता था वो न सुबह 11 बजे आया, न 1 बजे आया, न 3 बजे आया, न 5 बजे आया। उसने अपने पक्ष को प्रस्तुत ही नहीं किया जी। तो जब उसने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया तो प्रशासन उसका पक्ष कैसे प्रस्तुत कर सकता है? इसमें स्पष्ट है कि दबाव है। वकीलों की तीखी बहस हुई और वहां पर उन्होंने रूलिंग का हवाला भी दिया, उसके बावजूद भी अधिकारी जो है अपनी अड़िक उस पर रहे। जब सरकार का दबाव होता है तो अधिकारी के हाथ पैर फूल जाते हैं, सामान्यतः ये होता है। और फिर भी हम पूरी व्यवस्था में यकीन रखते हुए आरओ महोदय के आदेश का इंतजार जरूर करेंगे। उसके बाद हमारे सामने रास्ता खुला है, हम हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं। सामान्य निर्वाचन हो रहे कि जाति प्रमाण पत्र पर आपत्ति दर्ज की गई थी कि उनका जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ से है और अन्य राज्य के मूल निवासी है, उत्तराखंड में इस तरह की वो दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस क्रम में हमारे द्वारा एक पत्र जारी किया गया संबंधित तहसीलदार साहब को कि आप इसकी विस्तृत रिपोर्ट हमें उपलब्ध करें। उनकी रिपोर्ट आने पर हमने ये पाया कि ये उस पर संदेह व्यक्त किया गया और ये लिया कि ये किसी तरह उचित प्रतीत नहीं होता, उचित नहीं है। तो इस क्रम में हमें जो निर्देश प्राप्त हुए थे सामान्य प्रशिक्षण की अवधि में और जो आरओ गाइडलाइन हैंडबुक है हमारी, उस क्रम में उसमें ये पाया गया कि वो अनुसूचित जाति अनुसूचित ओबीसी महिला की जो दावा प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी प्रमाण पत्र की संदिग्धता है, तो ऐसे क्रम में दर्ज किए गए। ऐसे कितने नामांकन थे जो जिन पर आपत्ति दर्ज हुई थी और जिनमें तुरंत जो है एसडीएम साहब ने या उच्च अधिकारियों ने उस पर अपनी रिपोर्ट दी है? अध्यक्ष पद हेतु 4 प्रत्याशियों द्वारा आवेदन किया गया था, केवल एक ही पद पर आपत्ति दर्ज हुई थी। संदेह का क्या कारण था? संदेह के तथ्य क्या थे जो संदेह के दायरे में आए? संदेह का तथ्य यही था कि वो छत्तीसगढ़ मूल से हैं और इस क्रम में उनका उत्तराखंड राज्य के अधीन जो प्रमाण पत्र है अनुसूचित ओबीसी का अन्य पिछड़ी जनजाति महिला का वो वैध नहीं है। वो वैध कैसे नहीं? जब यहाँ से जारी किया गया, इसी तहसील से जारी किया गया, तो फिर वैध कैसे नहीं है? उसको कैसे अवैध करार दे दिया गया? क्योंकि यहाँ के अधिकारियों ने जारी किया है। और फिर दूसरी बात, उसमें पत्रावली को कहा कि पत्रावली मौजूद नहीं है। क्या पत्रावली का रखरखाव कौन करेगा? हम करेंगे या आप करेंगे? इस संबंध में आपको विस्तृत जानकारी संबंधित तहसील प्रशासन के लोग ही दे पाएंगे जहाँ से निर्गत हुआ है। निर्वाचन अधिकारी ने मंगलौर के चेयरमैन पद के कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी इस्लाम और उनके साथ भरे गए दोनों पर्चों को निरस्त कर दिया है। कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। इस मामले को लेकर कांग्रेस के मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने बड़ी साजिश के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम का पर्चा निरस्त कर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस दिन को काले दिन के रूप में देखा जाएगा जब एक ही प्रत्याशी के तीनों पर्चे कैंसिल कर दिए गए। पिछले सभी चुनाव में इस मामले में कोई भी आपत्ति नहीं लगाई गई, जबकि ऐसा सिर्फ इसी बार किया गया है। निर्वाचन अधिकारी के फोन की डिटेल निकलवानी भी जरूरी है ताकि पता चल सके कि इस बीच किस राजनीतिक दलों के नेताओं के फोन उनको आए
जिनके इशारों पर इस बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। विधायक काजी निजामुद्दीन के साफ तौर पर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत कि जिताऊ कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त किया गया। वहीं पर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने भी चौधरी इस्लाम के पर्चे को निरस्त करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश कराया है। आज लोकतंत्र के लिए बिल्कुल काला दिन है और चौधरी इस्लाम साहब जो मंगलौर के नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्होंने अपना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। मैं आपको बता दूं कि चौधरी इस्लाम जी 2003 में मंगलौर नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ चुके थे। 2008 में 2003 में हारे थे। 2008 में नगर पालिका सभासद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और 2013 में फिर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे और 2018 में हार गए थे। आज 4 चुनाव लड़ने के बाद आज फिर चौधरी साहब का नामांकन था और इत्तेफाक की बात यह है कि 2003 में भी इसी प्रकार की आपत्ति की गई चौधरी साहब के पर्चे पर। 2013 में की, 2008 में की गई, 2013 में भी की गई और 2018 में भी की गई और चारों बार तथ्यों के आधार पर निर्वाचन अधिकारी ने उस आपत्ति को खारिज किया। आपत्ति क्या है कि चौधरी इस्लाम का नजूल जमीन पर कब्जा है। जो नजूल जमीन जिसका खसरा वगैरह जिसके नंबर आपत्तिकर्ता ने दिखाए हैं वो ये नजूल है, जिसमें चौधरी इस्लाम हाउस टैक्स की रसीद है, जिसमें चौधरी इस्लाम का नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। जिस हाउस टैक्स की रसीद में चौधरी साहब का नाम है वो ये है। इस प्रॉपर्टी पर कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। अब राहुल जी सही कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद इतने दहशत में और इतने डरे हुए हैं कि उनकी लड़ने की एक क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। वो चुनाव लड़ने में लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक तरीके से उन्होंने चूड़ियां पहन ली हैं और चूड़ियां पहनने से मेरा तात्पर्य चौधरी साहब का कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना और जोर जबरदस्ती के साथ नामांकन रद्द करवाना, ये उसी चूड़ी पहनने का सबूत भी है। अगर उनमें लड़ने का मादा होता तो लड़ते, चुनाव मैदान में आते। अगर मादा होता तो जीत के दिखाते, लेकिन लड़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। चूड़ियां मंगलौर में उन्होंने पहन ली है। तो काई साहब ने भी कहा ये डर अच्छा है और इतना डर, इतना भय भाजपा के लोगों में होना चाहिए। आपको सीधे टिहरी ले चलेंगे, जहां पर कि पुष्कर सिंह धामी द्वारा यहां पर प्रतिभाग किया गया है कार्यक्रम में, और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप ये सुनिए। तो आपको बता दें, सीधी तस्वीरें टिहरी से दिखा रहे हैं, जहां पर कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने सुरकंडा देवी मंदिर में हाजिरी लगाई है, पूजा अर्चना की है, सुख समृद्धि की कामना की है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कि चॉपर के जरिए
जो सीएम धामी है वो पहुंचे हैं और सुरकंडा देवी जी का ये मंदिर है जहां पर कि तमाम अधिकारियों के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच में इस मंदिर में वो पहुंचे हैं। सुख समृद्धि की कामना की है उन्होंने, यहाँ पर माथा टेका है और देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। और साथ ही साथ जो वहाँ के पुजारी हैं या फिर अन्य जो स्थानीय लोग या फिर उस मौके पर जो वहाँ पर लोग जो श्रद्धालु मौजूद थे उनसे भी बातचीत की गई है और लोगों ने भी जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं या फिर अन्य चीज़ों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है और अगर कोई भी दिक्कत उन लोगों को है तो उसका निस्तारण करने के आश्वासन भी यहाँ पर सीएम धामी ने दिए हैं। तस्वीरें आपके सामने जहाँ पर जो भी श्रद्धालु वहाँ पर पहुंचे थे उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर वार्तालाप कर रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत उन्हें है उस हवाले से भी जानकारी जो है वो सीएम धामी को पहुंचाई गई। और अभी फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कि टिहरी के सुरकंडा देवी मंदिर में सीएम धामी पहुंचे हैं और प्रतिभाग यहां पर किया गया है और साथ ही साथ जो लोग वहां पर मौजूद थे वो भी सीएम धामी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर काफी ज्यादा खुश हुए। छोटे बच्चों से भी यहाँ पर वार्तालाप किया गया। काफी लोकप्रिय नेता कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी बनते नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हर एक आयु वर्ग के लोगों से यहाँ पर उनके द्वारा बातचीत की गई। छोटे बच्चों को स्नेह प्यार से उन्होंने बात की। जो वहाँ पर पर्यटक दूर दराज के इलाकों से पहुंचे थे, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पहुंचे थे, उनसे भी बातचीत की। यहाँ पर पर्यटन नगरी उत्तराखंड के हवाले से उन्होंने जानकारी ली। लेकिन सीधे तौर पर मंदिर में वो नतमस्तक होने के लिए पहुंचे थे, पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई और देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान जो वहां पर पुजारी थे या फिर जो अधिकारी जो स्थानीय लोग मौजूद थे उन्होंने फूल माला पहना करके सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया। कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र जरूर रहे क्योंकि जो आसपास के लोग हैं, जो स्थानीय लोग उस मंदिर के आसपास रहते हैं, वो भी काफी खुश हुए किस तरीके से उनके प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद उनके इलाके में पहुंचे हैं और मंदिर में पूजा अर्चना की गई है। तो आपके सामने तस्वीरें जहां पर कि इस इलाके में रोपवे का काम भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है और रोपवे का आनंद भी उनके द्वारा यहां पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिया गया। तो तमाम चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर में पूजा अर्चना की गई, लोगों से वार्तालाप की गई, रोपवे का आनंद भी लिया गया। तो किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो सभी प्रकार से काम करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।